नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास पर आधारित, बड़ा बाबू उपन्यास पर आधारित सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। और ये अतश्री नवल नारायण कथा का आज 23वां अंक। समय का ज्ञान भी नहीं हुआ और हम देखते देखते बड़ा बाबू उपन्यास के 23वें कड़ी पर पहुंच गए हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछली बार कहानी कहाँ पे छोड़ा है, कहानी को कहाँ पे छोड़ा था। हमारे सम्मुख बैठे हमारे दो श्रोता जनार्दन चाचा और संजय भैया, उन्होंने प्रश्न किया था कि नवल नारायण के घर में इनके जो और भी भाई बहन थे वो क्या कर रहे थे, और उधर दूसरी तरफ नवल नारायण की नौकरी जनकिया कर रहा था और जनकिया कुछ बताने के लिए जो अरवल और उसरी के डाकघर के बड़ा बाबू कुछ संदेश भिजवाते थे नवल नारायण के लिए, वो बताने के लिए आता था। तो दत्त बाबू कहते थे हमको मत सुनाओ ये सब, जाओ सीधे नवल नारायण की पत्नी को बताओ। क्योंकि दत्त बाबू चिढ़ते थे, उनको लगता था हमारा बेटा का सब सैलरी तो जनकीय ले लेता है। क्योंकि आपको यह भी याद होगा कि नवल नारायण को जो नौकरी लगी थी, नवल नारायण अपनी सैलरी दे दिया करते थे जनकिया को, क्योंकि हमको ये काम नहीं करना है, हमसे नहीं होगा। आपको यह भी याद होगा कि उसके पहले नवल नारायण की मास्टरी की नौकरी लगी थी, तो नवल नारायण ने इनकार कर दिया था। वो तो फिजिकल काम नहीं था, मेंटल काम था, वो नवल नारायण आसानी से कर सकते थे। लेकिन नवल नारायण और मित्तल प्रसाद की पत्नी, मित्तल प्रसाद जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, उसके साथ अपने अवैध संबंधों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वहां पे ये बहाना करके निकल आए थे बाप बेटा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे। और उसके बाद जब अब ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगा, तो वहां भी यही परेशानी आने लगी नवल नारायण के सामने कि जब हम दिन भर उधर नौकरी करने निकल जाएंगे तब मित्तल प्रसाद की पत्नी से कब मिलेंगे, वही दिन का समय तो हमको गदाईपुर में रहना है। तब उन्होंने अपनी नौकरी पे जनकिया को लगा दिया गांव के, और उसको अपनी आधी सैलरी दे दी। और आधी जो सैलरी थी उसका आधा ये दोनों जगह के पोस्ट मास्टर में बांट आए थे, उसरी और अरवल के। उस वक्त के जो पोस्ट मास्टर थे, जो इनके बदले जनकिया को डाक सौंप दे। और डाकिए का मतलब ये होता है कि जो इधर से उधर डाक पहुंचाता है, जिसको डाकघर के बड़े बड़े थैले दिए जाते हैं और इस जगह से दूसरे जगह डाक खाने में पहुंचाना होता है। नवल नारायण की ये ड्यूटी थी कि जो जहानाबाद से डाक आती है उसमें से जो डाक आगे जाना है उसरी तक के लिए, वो थैला इन्हें सब ले जाके उसरी तक पहुंचाना होता था। और उसरी से जो डाक का थैला आगे जाना है वो इन्हें अरवल के डाकघर में लाके छोड़ना होता था, जिससे कि वो अगले दिन आगे के लिए रवाना किया जा सके। तो ये काम नवल नारायण ने स्वीकार नहीं किया कि हमें ये काम करना ही नहीं है, हमसे ये फिजिकल काम होगा नहीं। तो नवल नारायण ने अपनी सब सैलरी लुटा दी, ये कह के कि मेरी नौकरी तो कम से कम बची रहेगी। लेकिन इन सबके मूल में था कि नवल नारायण के जितने अवैध रिश्ते गदाईपुर गांव में बने हुए थे वो जिंदा रहे, क्योंकि इनका मोह नवल नारायण के लिए छोड़ना मुश्किल था। नवल नारायण किसी भी चीज का त्याग कर सकते थे, नौकरी भी छोड़ सकते थे, सब कुछ छोड़ सकते थे, लेकिन अपने ये गलत धंधे और अनैतिक रिश्ते नहीं छोड़ सकते थे। इस ख्याल से ही नवल नारायण को कप कपी आती थी कि हमें इनको छोड़ना पड़ेगा तो हम कैसे जिएंगे। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया ने पूछा था कि इनके और भाई बहन कैसे थे। तो हम जब लौट के आते हैं लघुशंका करके, उस अध्याय की समाप्ति करके जो चले गए थे लघुशंका, तब हम जनार्दन चाचा को बताते हैं कि दत्त बाबू के जो और पुत्र थे,
ऐसे तो दत्त बाबू ने दर्जनों में बच्चे जन्म दिए हैं। तो संजय भैया बोले, रंजन बाबू कोई गिनती पता है कि नहीं? हमने बोला, संजय भैया अगर गिनती देखेंगे तो पहला बात तो यह है कि दत्त बाबू की पत्नी ने कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दिया। जब भी जन्म दिया तो जुड़वा में दिया है। यह भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों दत्त बाबू अपने इस कारनामे को शामिल नहीं करवा पाए। इसकी उन्होंने कोई खोज खबर आगे नहीं दी। और कुल मिलाकर के नवल नारायण की शादी होने के बाद तक बहुत सारे बच्चे दत्त बाबू के मर गए, और इसमें कम से कम 18 बार प्रसूति गृह में सफलतापूर्वक बच्चा जन्म देने के मिशन को दत्त बाबू की पत्नी ने अंजाम दिया है, और हर बार जुड़वा। तो गिनती से आप समझ लीजिए। तो संजय भैया बोले, बाप रे बाप 36। मैं बोला, हाँ संजय भैया। और आपको फिर याद ही है कि उसके बाद नवल नारायण डॉक्टरी करते थे, तो दत्त बाबू बोले थे उनको कि हमारे लिए वो कुछ इंतजाम करो जिससे इस पर रोक लग सके। तो आप लोग लानते भेजने लगे थे। देखा हमने कि जनार्दन चाचा मुस्कुरा रहे हैं। तो संजय भैया आगे पूछते हैं कि ये जो इनके और जो थे भाई लोग, तो वो लोग जो जन्मे थे वो जिंदा कितने थे? हमने कहा इनके जो कुल जिंदा भाई बहन रह गए, तो नवल नारायण 3 भाई थे। हमने आपको नाम बताया भी था, फिर से दोहरा दूं, ये तो नवल नारायण थे। दूसरके का नाम बिल्लू था, और तीसरके का नाम भगवंत रख दिया गया। इनकी 2 बहनें भी थी। एक बहन का नाम तो आपको करुणा हमने बता दिया था, जिसको हंस जी कहते थे कि इसको हम ब्याह के ले जाएंगे बाद में, जब ये बड़ी हो जाएंगी तो। नवल नारायण के ब्याह के समय ऐसी बातें करते थे हंस जी। और एक का नाम नहीं बताते। तो नवल नारायण की 2 बहनें थीं, और नवल नारायण 3 भाई थे। तो जब अब नवल नारायण भी 26 साल के हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो नवल नारायण के दूसरा भाई है, तीसरा भाई है, उसका भी कुछ उम्र हो गया होगा, बहनों का भी कुछ उम्र हो गया होगा। बीच में हालांकि कई भाई बहन इनके हो के मरा गए हैं। तो इस बीच में उधर जनकिया माया के साथ बात करने लगता है, और एक दिन माया से पूछ भी बैठता है। ये सब कहानी पिछले एपिसोड में तो हम लोगों ने बताया ही है। तो जनकिया पूछता है कि ये मेहनत मशक्कत का काम भौजी नवल नारायण से हो जाता है? मेहनत मशक्कत का काम नवल नारायण के बस का नहीं है। तो वो एक मजाक कर देता है भौजी से, ये जो बुतरुआ दुगो खेल रहा है, ये रंजितवा वो अर्नौआ, ये नवले नारायण का है ना। तो भौजी इसका डीप मीनिंग समझ जाती हैं। इस मजाक में जो गहरी बात छिपी हुई थी वो समझ जाती है। और जो नवल नारायण की पत्नी माया थी, उसका चरित्र तो आप जानते ही हैं। तो 5-6 दिन बाद जब जनकिया फिर से यही मजाक दोहराता है, तो नवल नारायण की पत्नी कहती है कि नहीं, मेहनत मशक्कत का काम वो कहां करते हैं। तो जैसे आप भैया का ड्यूटी कर रहे हैं, वैसे भैया का सब ड्यूटी भी आपका जिम्मेदारी है, करिए, काहे नहीं करते हैं। तो जनकिया को हिंट मिल जाता है। माया ने अपनी चाल चल दी थी, माया ने इशारा कर दिया था। और उसके बाद अब गदाईपुर गांव में भी माया का कोई जो है दिल लगाने वाला साथी मिल चुका है, जो नवल नारायण की अनुपस्थिति में पोस्ट ऑफिस में और क्या वहां पे हुआ, आज क्या करके आए हैं, आज क्या संदेश मिला है, के बहाने शाम को आता है। दत्त बाबू कोई रोक टोक करते नहीं है, वो सीधे माया तक पहुंचता है, और माया के पास आकर के बताता है, समझाता है। और बाकी उसके बाद क्या क्या होता है ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं। उसके बाद की बात यह है कि माया
फिर से पेट से रह जाती है। अर्नव्वा का उम्र अभी 6-7 महीना ही हुआ है, लेकिन माया अब तीसरी बार मां बनने वाली है। तो संजय भैया बोले यहाँ पे संभावना 50-50% है ना। तो मैं बोला बिल्कुल समझदार हैं आप संजय भैया। यहाँ नवल नारायण भी पिता हो सकते हैं और वो जनकिया भी हो सकता है। संभावना 50-50% है। नवल नारायण की माया पेट से रह जाती है और इस बीच में दत्त बाबू का जो एक दूसरा लड़का था बिल्लू, वो संस्कृत से आचार्य तक की पढ़ाई कर लेता है। तो जब संस्कृत से पढ़ के आचार्य बन जाता है तो उसको संस्कृत के टीचर के रूप में नौकरी मिल जाती है तुरंत। तो बिहार का तो कहानी आपको पता है कि जैसे ही लड़का को नौकरी लगा नहीं कि टूट पड़ते हैं अगुआ ब्याह के लिए। तो दत्त बाबू के पास भीड़ लगने लगती है अगुओं की, क्योंकि भाई ये दत्त बाबू का गुणी लड़का निकला जो पढ़ते पढ़ते नौकरी तक पहुंच गया। तो उसकी शादी के लिए अगुआ की जब भीड़ लगने लगी तो उसी में वो जो हंस जी के हंसनी जी हैं, वो अपने भाई को भेजते हैं अपनी भतीजी की शादी कराने के लिए। अब माया देख करके हैरान और परेशान कि ये क्या हो रहा है, ये यहां पे क्यों आ गए हैं। अब उनका नाम बता देते हैं, उदय मिसिर था। तब उदय मिसिर जी को जब देखती है ना, और माया तो जानती है कि हमारे भौजी के भैया हैं क्योंकि अक्सर आते रहते थे, बचपन से देख रही है, तो अच्छी जान पहचान उनसे थी उदय मिसिर से माया की। क्योंकि हंसनी जी का भी ब्याह उस घर में पचनामा हंस जी से बहुत पहले हुआ था और हंसनी जी के ये भाई उदय मिसिर का आना जाना उस घर में अक्सर लगा रहता था। तो माया तो अपनी शादी के बहुत पहले से उनको देख रही है, जान रही है। और जब माया को पता चलता है कि ये आए हुए हैं गदाईपुर अपनी बेटी की शादी के लिए बिल्लू के साथ, तो माया ये खबर भिजवाती है एक पर्चा पे लिख के, वो अपना बेटा रंजितवा के साथ। तो माया के बुलावे पर वो बाहर दरवाजे से घर के अंदर तक आते हैं उदय मिसिर। तो माया उदय मिसिर को बहुत समझाती है, यहाँ घर के लोग ठीक नहीं है, ससुर ठीक नहीं है, जिस दूल्हे से ब्याह करने आए हैं वो ठीक नहीं है, घर परिवार कुछ भी ठीक नहीं है, आप यहीं क्यों शादी करना चाहते हैं। उदय मिसिर सब सुन लेते हैं, लेकिन करते वही है जो उनकी बहन ने कहा था। और उनकी बहन हंस जी की हंसनी जी ने कहा था शादी करनी है तो वही करनी है, पूरी व्यवस्था कर लीजिएगा वहां। तो उदय मिसिर जी अपनी बहन की बात को रख लेते हैं और माया की बात को इग्नोर कर देते हैं। और हंस जी के जो साले साहब हुए उदय मिसिर, हंस जी के हंसनी जी के भाई उदय मिसिर, ये अपनी बेटी की शादी दत्त बाबू के दूसरे बेटे से कर देते हैं। तो माया को कुछ समझ में नहीं आता है। माया ने इस विवाह को काटने के लिए बहुत सारे गुल खिलाए, बहुत सारी चिट्ठियां हंसनी जी को लिखी। हंसनी जी ने एक आध चिट्ठी का जवाब दे दिया कि वो हमारे कब्जा में थोड़ी है हमारा भाई। ठीक है आप कह रही हैं कि ये घर परिवार ठीक नहीं है, लेकिन अब उसको, वो बेटी का बाप है, उसको जैसा समझ में आ रहा होगा वैसा वो करेगा। तो जो उसका मन करे वो करे। तो इस प्रकार से दत्त बाबू के दूसरे बेटे की शादी हो जाती है उदय मिश्र जी की बेटी से, जो हंसनी जी के भैया हैं। मतलब हंसनी जी की एक भतीजी नवल नारायण की पत्नी माया की, जो हंस जी की बहन है, उसकी देवरानी बनकर के घर में आ जाती है।
तो जनार्दन चाचा बोले यो एगो बढ़िया खेल हुआ। मैं बोला बिल्कुल बढ़िया खेल हुआ जनार्दन चाचा। और माया की कोई बात हंसनी जी ने क्यों नहीं सुनी? क्योंकि माया के चरित्र से हंसनी जी बहुत शुरू से ही वाकिफ है कि माया कैसी है। तो हंसनी जी ने अपने पूरे कौशल का, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि एक भी बात माया की नहीं सुनी और अपनी भतीजी की शादी यहां इस घर में करवा दी, ताकि उनको माया की यहां की जो हरकतें हैं वो अपनी भतीजी के माध्यम से पता चलता रहे हमेशा। अब हंसनी जी हमेशा उसके बाद पूरी जिंदगी एक तरह से ये भी बनी रही, क्योंकि हंसनी जी की ननद है माया। तो जब भी माया के साथ हंसनी जी मिलेंगी तो सब सवाल पूछेंगी कैसी हैं, क्या चल रहा है, और ये भी दिखाएंगे कि हम आपके प्रति बहुत सहानुभूति है हमको, और आपके प्रति हम बहुत ख्याल रखते हैं। और जब माया शिकायत करेगी अपनी देवरानी की, हालांकि ये भविष्य की बात है, तो हंसनी जी सुन भी लेती हैं सब बातें, हाँ में हाँ भी मिला देती हैं। लेकिन उनको अपनी भतीजी के माध्यम से असली कथा पता है यहाँ का कि माया कैसी है। और माया को तो बचपन से वो भी जान रहे हैं कि कैसी है, पचनामा से ही। तो अपनी भतीजी को अब माया के बारे में वहां की कहानी बताएंगे कि पचनामा में माया कैसी थी। तो नतीजा क्या होता है कि देवरानी जेठानी के बीच में बनना बिल्कुल भी असंभव हो जाता है, क्योंकि बीच में एक कॉमन कड़ी है देवरानी जेठानी के बीच में, जो जेठानी जी की भौजाई लगती हैं, भौजी लगती हैं, भाभी लगती हैं अपनी, और जो देवरानी जी हुई उसकी सगी बुआ लगती हैं। और इन दोनों के बीच में वो खेल करती रही पूरा जिंदगी। उसको अपने हिसाब से पढ़ाती रही, इसको अपने हिसाब से पढ़ाती रही, और ये दोनों के बीच में जम करके फिर लड़ाइयां होती रही। ये भविष्य के गर्भ में है। अभी तो बिल्लू का शादी हुआ है। तो जनार्दन चाचा बोले हंसनी जी एकदम पॉलिटिशियन जैसा व्यवहार की। मैं बोला हंसनी जी बिल्कुल एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का गुण रखती थी, और उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से वैसा ही व्यवहार किया जनार्दन चाचा। और इस बीच में जो दत्त बाबू का तीसरा पुत्र था वो थोड़ा ज्यादा ही नालायक निकम्मा किस्म का निकल रहा था, भगवंत। और बिल्कुल नवल नारायण पे गया था। ये दूसरे वाले के कैसे कोई कारनामे वहां गांव में कम से कम नहीं थे उस वक्त तक, जब तक शादी हुई थी, जो कोई गांव में उसको बुरा भला कह सके। लेकिन नवल नारायण के जैसे कारनामे थे, वो इसी रास्ते पर वो दत्त बाबू का तीसरा पुत्र चल रहा था। तो गड़बड़ ये होने लगा कि जहां जहां नवल नारायण के ठिकाने थे, वहां वहां दत्त बाबू के उस तीसरे पुत्र भगवंत ने भी अपने ठिकाना ढूंढ लिया। अब दो भाइयों के बीच में टकराहटें बढ़ी। तो संजय भैया बोले वो का है? मैं बोला संजय भैया अब एक वर्ड इसके लिए हिंदी में दिया ही नहीं गया है। अब अगर स्त्री की बात होती तो हम कह देते कि सौतन। दत्त बाबू का ये जो पुत्र बड़ा वाला नवल नारायण जहां जहां अपने अवैध रिश्ते बना के रखे हैं, अब वहीं वहीं दत्त बाबू के ये तीसरे सुपुत्र भगवंत बाबू एंट्री मारते हैं। तो दोनों भाइयों के बीच द्वंद्व। तो ये भाई भाई के बीच में अब कैसा रिश्ता हम कहें? एक ही लक्ष्य से अब दोनों प्रेम कर रहे हैं, और वो औरतें दोनों को एक दूसरे को भाव दे रही, किसी दिन इन्हें बुलाती, किसी दिन उन्हें बुलाती। और जब इनको पता चल चुका है तो नवल नारायण लगे मना करने भगवंत को, तुम उधर झांकोगे भी नहीं। और वो कहता है इनको तो आप उधर झांकेंगे भी नहीं, आपका शादी हो गया है, आप उधर क्यों जाते हैं? तो दोनों के बीच में टकराहटें बढ़ने लगी, टकराहटें इतनी बढ़ने लगी कि गाली गलौज तक शुरू हो गया। संजय भैया कहते हैं बस बस यही सब बाकी था। मैं बोला ये सब बाकी नहीं था, ये सब होगा अभी, सब होने वाला है। ये नवल नारायण की कहानी में, श्री नवल नारायण कथा में कुछ भी ऐसा बाकी रह ही नहीं जाएगा जो नहीं होना चाहिए, हुआ ना हो। तो जनार्दन चाचा बोले सही है कह रहे हैं।
दिख रहा है ऐसे ही शुभ लक्षण सबका। तो हमने कहा जनार्दन चाचा, और इसी बीच में ये जो नवल नारायण की पत्नी माया है, ये अपने तीसरे पुत्र को जन्म देती है। और नवल नारायण की जो माया है, उसका जो ये तीसरा पुत्र जन्म लेता है, वो बड़ा ही भोंदू सा दिखता है, बकलोल, मुंह खुला हुआ। बच्चे का मुंह कभी बंद ही ना हो, दोनों ओठ चिपके ही नहीं। जन्म के बाद भी कुछ दिन गुजर गए तो बहुत सारे लोग कहने लगे ये बकलोल है का। और उसमें ये जो दत्त बाबू के दूसरे पुत्र थे, बिल्लू, अब वो मास्टर बन गए थे ना, और ब्याह भी हो गया था। तो वो अपनी पत्नी के सामने थोड़ा स्टाइल मारते हुए कहने लगे कि अक्ल का लेस दिख रहा है। अब वो हिंदी में प्रयोग करते थे अक्ल, और लेस प्रयोग करते थे अंग्रेजी में, और हिंदी और अंग्रेजी को मिला के बढ़िया संधि विच्छेद करते थे वो मास्टर साहब। क्योंकि संस्कृत में संधि विच्छेद पढ़ाते पढ़ाते ना, वो जो दत्त बाबू के दूसरे सुपुत्र बिल्लू जी है, तो उन्होंने एक नया ही भाषा का इजाद कर दिया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला के संधि कर दिए। संधि विच्छेद ऐसे करते थे, बोले अक्ल और अंग्रेजी का लेस, दोनों को मिला के संधि बना के कहते थे अक्ल लेस। अब अक्ल लेस कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक नया शब्द इजाद कर दिया। बोले ये बालक तो हमको मंद बुद्धि दिख रहा है। और दत्त बाबू कहने लगे ये बकलोल टाइप का है, कैले रहता है, ये शकले से बकलोल दिख रहा है। तो जब बच्चे का नामकरण का समय आया ना, तो लोगों ने बकलोल का बक ले लिया और अकल लेस का लेस ले लिया, और उसका नाम रख दिया बकलेस। तो ये बच्चा इतिहास में नवल नारायण का पुकारा जाएगा बकलेसवा के रूप में। आगे चल के आप इसको जानेंगे कभी, वो भविष्य की बात है। लेकिन हम भविष्य जनार्दन चाचा के सामने तो खोल देते हैं ना, ज्यादा संशय बना के काहे ला रखना है। तो जनार्दन चाचा को बता दिए कि जनार्दन चाचा, यही बच्चा नवल नारायण का आगे चल के डॉक्टर बकलेस के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो उसका नामकरण हुआ है बकलेस, पुकारा जाता है बकलेसवा। तो अब नवल नारायण के तीनों पुत्र हो गए। रंजितवा जो नवल नारायण का है ही नहीं, न माया का है। नवल नारायण का दूसरा पुत्र, जिसमें संभावना है कि नवल नारायण 20% पिता हो भी सकते हैं, और 80% संभावना है कि और जो 4 लोग थे उस वक्त उधर पचनामा में मौजूद माया के साथ, वो लोग भी हो सकते हैं। नवल नारायण तो 2 ही दिन के लिए गए थे ना। तो ओ पुत्र नवल नारायण का, जो जाना जाता है अर्नहुआ के रूप में, नाम हुआ अर्नव, अर्नव से अर्नव हुआ। बड़के वाले का नाम था रंजीत, रंजीत और रंजितवा। और ये तीसरे का नाम रखल गया बकलेश, बकलेश कुमार। तो ये जानल जाएगा बकलेशवा के नाम से। तो जनार्दन चाचा बोले, तो नवल नारायण के 3 पुत्र पैदा हो चुके हैं। मतलब नवल नारायण के तो 2 ही असली पुत्र हैं, उसमें भी संभावना है कि नवल नारायण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बाकी वो माया के 2 पुत्र हैं, एक का तो ना नवल नारायण से कोई रिश्ता है, ना माया से कोई रिश्ता है। वो तो अपनी बहन का पुत्र माया उठा लाई थी, इसलिए ताकि दत्त बाबू घर से निकाल ना दे। तो हंस जी के किए हुए उस पाप को माया अब ढो रही है, और अब माया को पछतावा भी है, काहे के लिए भैया भेज दिया, अब तो हमारा दूधू को पुत्र ऐसा ही हो गया। तो उस बच्चे के साथ एक अच्छा खासा भेदभाव भी शुरू करती है माया, क्योंकि माया को पता है कि ये बच्चा मेरा खून नहीं है, मेरा अंश नहीं है। तो माया को कभी उसके प्रति प्रीति भी नहीं होती है, कोई माँ की ममता भी उस बच्चे के प्रति नहीं होती है, जो स्वाभाविक रूप से नहीं है। लेकिन बच्चा उस भेदभाव को महसूस करता है।
कि हमारे साथ जो होता है कुछ और व्यवहार है, जो ये अरनौआ और बकलेसवा के साथ होता है वो कुछ और व्यवहार है। तो इस बीच में गदाईपुर गांव में एक कांड होता है। तो जनार्दन चाचा बोले फिर वो कांड होता है। मैं बोला हाँ जनार्दन चाचा, गदाईपुर गांव में अब कांड होता है, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो कांड ही होता है। अब बार बार टकराहट हो रही थी दत्त बाबू के सबसे छोटे पुत्र में और नवल नारायण के बीच में, क्योंकि जब भी नवल नारायण को पता चलता कि भगवंतवा इधर कल आया था तो वो लड़ पड़ते। अब नवल नारायण के 7-8 ठिकाने थे गांव में, और उनमें से 2-3 ठिकानों को भगवंत ने भी अपना ठिकाना बना लिया था। तो ये बार बार लड़ाई, ये जो साउथ का पुलिंग शब्द कोई है ही नहीं हिंदी में, उर्दू में इसको रकीब कहते हैं। तो ये जो एक ही स्त्री के जो दो प्रेमी जब हो जाए तो उनको उर्दू में रकीब कहते हैं, और हिंदी ने आज तक कोई शब्द दिया ही नहीं है कि इनको क्या दे। जैसे सौतन, दो स्त्रियां एक पुरुष की दो जब प्रेमिकाएं हो तो एक दूसरे के लिए सौतन शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में इस शब्द का आज तक प्रयोग ही नहीं किया गया, कोई शब्द बना ही नहीं है। उर्दू वालों ने एक शब्द दिया है रकीब, जब एक महिला के दो प्रेमी आमने सामने हो तो एक दूसरे को रकीब कहते हैं। हिंदी में कोई शब्द नहीं है। तब नवल नारायण और भगवंत के बीच में वही रकीब वाला रिश्ता हो गया। आप हिंदी में इसको सौता कह सकते हैं दोनों को। तो ये सौता की लड़ाई चालू हुई अवैध रिश्ते के लिए। नवल नारायण के अवैध रिश्ते गांव की दूसरी स्त्रियों के साथ हैं और कई लोगों के साथ है। और जहां कुछ जगह पे अब भगवंत कब्जा किए बैठे हैं, भगवंत भी वहां पहुंच जा रहे हैं। अब नवल नारायण उन स्त्रियों के ऊपर तो काबू कर नहीं सकते, उनको तो मना कर नहीं पा रहे, उनको समझा नहीं पा रहे। जैसे उनको पता चलेगा यहाँ भगवंतवा आया था तब भगवंतवा की पिटाई करने लगेंगे। तो भगवंत कहाँ मानने वाला है, वो भी उनकी पिटाई करेगा। कुल मिला के दोनों भाई गुत्थम गुत्था होंगे, उठा पटक होगा। दत्त बाबू को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़ाई को कैसे निपटे हम, और यही सब चल ही रहा था। दत्त बाबू कूढ़े हुए भी थे कि 3-3 पुत्र पैदा कर दिया, और उधर जब से बिल्लू की शादी हो गई थी और घर के खर्चे में बिल्लू अपनी नौकरी से पैसा देने लगे थे, तो जो दत्त बाबू की पत्नी थी वो बिल्लू की पत्नी की तरफदारी ज्यादा करती थी। जाहिर सी बात है, जो पुत्र पैसा दे रहा है घर को चलाने के लिए वो उसके फेवर में खड़ी होंगी ही होंगी। तो माया को ये आखरेगा, क्योंकि माया को नजर आ रहा है कि हमारा पति तो कुछ कमा के लाता नहीं है, क्योंकि पहले तो कुछ कमाने जाता नहीं है, दूसरा जो कमाता है वो सब उधर ही गंवा के आता है, बांट ही के आता है। आधा सैलरी जनकिया को दे देता है और जो आधा का आधा है वो दोनों पोस्ट मास्टर में बांट देता है। अब बाकी दिन भर निठल्ला घूमना है डॉक्टरी के नाम पर गांव में। अब वो डॉक्टरी क्या चलनी है, डॉक्टरी में कमाई थोड़ी कर रहे हैं। असली कमाई तो नवल नारायण की थी कि कभी वो बुची साहब की पत्नी से पैसा मांग के लाएंगे, कभी मित्तल प्रसाद की पत्नी से पैसा, माने जिसके पास भी नवल नारायण जाएंगे वहीं से पैसा खींच लाएंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि नवल नारायण के कारनामा कैसा है। नवल नारायण एकमात्र ऐसे पुरुष रहे हैं जो अपने गलत सलत रिश्तों में रिश्ता भी बनाते हैं और उन स्त्रियों से पैसा भी खींच लाते हैं। तो जनार्दन चाचा हंसने लगे। संजय भैया बोले कांडवा बताइए कि कांडवा का हुआ, जानने में बड़ी उत्सुकता है। तो मैं बोला संजय भैया कांड ये होता है कि बोची साहब की पत्नी और उधर महेंद्र लाल की पत्नी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उनके पास नवल नारायण ही आया जाया करते थे। और जैसे ही वो घर में बताती हैं अपने पति को, ये जानने के लिए कि ये खुश होंगे जान करके कि आप पिता बनने वाले हैं, मैं मां बनने वाली हूं, बस वहीं पे कांड होता है। और कांड ये होता है कि अब तक इन दोनों ने छुपा के रखा था, बुच्ची साहब ने और उधर महेंद्र लाल ने, कि हमरा नसबंदी कर दिया है। वो अरवल गए थे तो उनका जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कर दिया गया था। वही जो दौर था उस वक्त चला था। अब लाज शर्म के मारे उन्होंने अपने घर में बताया नहीं था।
अब जब बताया नहीं है लाज शर्म के मारे और ये हो जाता है उधर उनको नसबंदी, तब वो बड़ा घबराते हैं अपनी पत्नी के कहने पर कि वो उनकी पत्नी मां बनने वाली है। ये कैसे हो सकता है? तब फिर बुची साव और महेंद्र लाल पूछते हैं अपनी पत्नी से कि किसका पाप लिए घूम रही हो भाई, क्योंकि अब उनका दिमाग खड़कता है। वो बताते हैं कि हमरा तो अभी नसबंदी हो गया है। 1 साल पहले हमको सरकारी नसबंदी कर दिया गया था जबरदस्ती, हम तो बतेबो नहीं किए, तो इसका पाप कौन है, किसका है ये? तो जब मार कुटाई शुरू करते हैं उधर महेंद्र लाल और बुची साहब अपने घर में, तो उनकी पत्नी बता देती है। और जब बता देती है तब सब कुछ राज खुल जाता है कि नवल नारायण को बहुत पैसे भी मिले हैं, यहाँ पे पैसा भी उनका उठा उठा के ले आते हैं और उनके घर में आके अनैतिक रिश्ते भी बनाते हैं। तो दोनों ठान लेते हैं, और दोनों अलग अलग, दोनों इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन ये पाप एक ही साथ खुलता है। एक ही दिन क्या होता है कि उधर से मित्तल प्रसाद, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, वो भी पहुंचते हैं दत्त बाबू के सामने सुबह सुबह 5 आदमी लेकर के। उधर से बुची साहब पहुंचते हैं और इधर से ये महेंद्र लाल पहुंचते हैं। अब महेंद्र लाल, अब बुची साहब ये आरोप लगाते हैं कि हमारे घर में आपके पुत्र नवल नारायण जाते हैं, गलत सलत हमारी पत्नी से रिश्ता बनाते हैं और हमारी पत्नी को फुसला के ढेर सारा पैसा लेके आए हैं। और सबसे बड़ा धर्म संकट यह है कि हमरा तो अस्पताल वाला नसबंदी कर दिया था और अब हमारी मेहरारू कह रही है कि तुम बाप बनने वाले हो। जब हम मेहरारू को अब ये बता के पूछते हैं कि बताओ ये कैसे हो सकता है, तब हमारी मेहरारू कह रही है कि नहीं। तो नवल नारायण जी यहाँ आते हैं, उनके साथ है हमारा बहुत दिन से चल रहा है। तब अपनी पत्नी पर तो जोर था नहीं बूची साहब का, ना महेंद्र लाल का, और ना पत्नी को छोड़ना ही चाहते थे, क्योंकि उनके और भी तो बाल बच्चे थे, उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी वही पत्नी पर है। तो पूरा जो है सोटा डंडा लेकर के नवल नारायण के ऊपर चढ़ाई कर गए आके। और मित्तल प्रसाद को शिकायत ये था कि मित्तल प्रसाद के लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए थे। बोले तुम्हारा लड़का डेहंडल की तरह पूरा दिन घूमता रहता है और नवल नारायण का बकरी चरा यही उसका काम है, और नवल नारायण दिन भर तुम्हारे घर में पड़े रहते हैं। नवल नारायण के बच्चे दूध पिए, अब नवल नारायण का तीसरा भी पुत्र जन्म हो गया है, हो सकता है और एगो बकरी खरीद देगा, दूध कम पड़ेगा तो। और तुम्हारा बेटा ऐसा ही दूध बकरी चराते रहेगा, नवल नारायण आके तुम्हारे घर से सुबह शाम दूध निकाल के ले जाते रहेंगे, और जब तुम नहीं रहोगे तो नवल नारायण तुम्हारे पत्नी के साथ घर में लीला करते रहेंगे। तो तुम्हारा बाल बच्चा ये काहे ला पैदा हुआ है भाई, बकरी चराने के लिए, कि नवल नारायण के जो पुत्र पैदा हो उसको बकरी का दूध पिलाए? तो मित्तल प्रसाद उखड़े हुए थे, बोले बेटा हमरा और उसको बिगाड़ नवल नारायण क्यों रहे हैं, इनका बकरी हमरे यहाँ क्यों पलता है, हमारा बेटा क्यों बकरी चराएगा, हमारा बेटा चरवाहा बनेगा और उसको नवल नारायण बना रहे हैं। अब एक ही साथ जो ये 3 अटैक हुआ ना, दत्त बाबू घबरा गए, वो पहले से ही घबराए थे, पहले वाला स्थिति उनको पता है कि कितना भारी जुर्माना देकर के छूटे थे नवल नारायण ने जो कांड करा था 13 साल की उम्र में। तब दत्त बाबू को लगा कि नहीं, अब तो बेटी ब्याहने का भी समय हो गया है, क्योंकि अपनी वो बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढते घूम रहे थे। तब नवल नारायण के ऊपर बहुत खफा होते हैं दत्त बाबू, और दत्त बाबू बुलाते हैं नवल नारायण को। जब नवल नारायण को बुलाते हैं तो पता चला कि उधर गुत्थम गुत्था होल है नवल नारायण भगवंत के साथ। काहे के लिए भाई? तो वही नवल नारायण के ठिकानों पर ये भगवंतवा क्यों जाता है? अब नवल नारायण को लगा कि हम अपनी समस्याएं यहाँ दत्त बाबू के सामने बतावेंगे। नवल नारायण को ये पते नहीं चला कि यहाँ तो भारी समस्या पहले से पड़ल है, हमारे खिलाफ पूरा गांव में इकट्ठा हो गया है। ये तीनों के साथ जो 4-5 लोग आए थे, कुल मिलाकर 15-20 लोगों का भीड़ था। अब वहां वो अपनी समस्या बता पाए उसके पहले भगवंत ने कहा हमको भैया मार रहे हैं, काहे ला मार रहे हैं भाई, तो हम फलानवा के यहाँ क्यों गए थे?
तो दत्त बाबू पूछने लगे काहे लग गया था? तो बस हम वहां जाते हैं, ये क्यों जाता है? अब नवल नारायण क्या जवाब देंगे कि क्यों जाता है? भगवंत जाता है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? जब दत्त बाबू ये पूछे तो आपको जवाब ही नहीं सूझ रहा है, और उधर से पूरा सोटा डंडा लेकर के खड़ा है मित्तल प्रसाद, सवाल पे सवाल दाग रहा है, बुची साहब सवाल पे सवाल दाग रहा है, उन्हें महेंद्र लाल भी आज एकदम जो एक जिगरी दोस्त था, आज सवाल पे सवाल दाग रहा है, कह रहा हमारे घर में आप कैसे जाते हैं, हमारी पत्नी के साथ आपका क्या रिश्ता है, जब हमारा जो है नसबंदी कर दिया गया है जबरदस्ती वो सरकारी कैंपवा में, तो हमारी पत्नी कैसे मां बनने वाली हो सकती है? फिर आप हमारे घर आते जाते कैसे हैं? आप तो नवल नारायण थेथराई पर उतारा है, बोले तो हमारा क्या रिश्ता है भाई तुम्हारे घर से, हमको क्यों कहने आए हो? तो अपनी पत्नी से पूछो। तो बोले पत्नी से पूछ के आए हैं, ज्यादा बकलौली करोगे तो मारबो करेंगे। तो नवल नारायण को जैसे ही कोई थोड़ा सा धमकी दे दे, और नवल नारायण को पता है कि हम गलत भी हैं, तो नवल नारायण चुप हो लिए। तो दत्त बाबू को एक ही बात समझ में आया पूरा गांव का एथी मिटाने के लिए। दत्त बाबू कहते हैं देखिए बुची साहब, देखिए महेंद्र लाल। अब बुची साहब और महेंद्र लाल हर जाना मांगने पा गए, कहे जितना हमारा पत्नी से ये पैसा निकाल के लाए है ना, वो पैसा जो है वापस कराइए हमको, और उसका जुर्माना भी भरवाइए, और अब हमारी पत्नी मां बनने वाली है, तो जाहिर से बात है हम जब जानते हैं कि वो बच्चा हमारा नहीं है तो हम उसको रखेंगे थोड़े ही, तो हमें खर्चा पानी होगा, वो सब खर्चा पानी दीजिए। आज के बाद नवल नारायण अगर हमारे घर में दिख गए तो हम इनको काट देंगे। और फिर मित्तल प्रसाद भी चिल्ला के चला गया, आज के बाद हमको यहाँ दिखना नहीं चाहिए, ले जाओ अपन बकरी, हमारा बेटा तुम्हारा बकरी चराएगा नहीं। वह अचानक से नवल नारायण के ऊपर बज्जर गिरा एकदम गदाईपुर गांव में। दत्त बाबू को कुछ समझ नहीं आया था। दत्त बाबू बोले एक काम करो, हम आज ही के आज नवल को घर से निकाल देते हैं इसके परिवार के साथ, इसको करना धरना कुछ नहीं है, इसका नौकरी वो जन किया करता है, सब सैलरी उसका वहां बढ़ता है, और इसके बाल बच्चे पाले हम, इसकी मुसीबतें झेले हम, और ये पूरे गांव में ये जो अपनी लफंदरई करते घूम रहा है ये झेले हम इस सब और झेलने की परिस्थिति में नहीं है। तो दत्त बाबू उसी वक्त एकदम कड़वा फैसला लेते हैं कि परिवार सहित नवल नारायण को घर से तड़ी पार कर देते हैं। बोलते हैं गदाईपुर की सीमा में अगर तुम नजर आ गए नवल, तो हम पहला आदमी होंगे तो तुम्हारा हम गर्दन काट देंगे, भागो यहां से, घर से, इस घर में तुमको रहने नहीं देंगे। अब नवल नारायण के पास कोई चारा नहीं, आसमान टूट के गिर चुका है, पत्नी पूछ रही है क्या हुआ, तब क्या बतावेंगे कि क्या हुआ है दूरा पर। नवल नारायण कह रहे हैं बाबूजी खिसियाल हैं, हम और भगवंत लड़ रहे थे, उसमें बाबूजी ने भगवंत का पक्ष ले लिया। असली कारण नवल नारायण तो बता ही नहीं सकते ना माया को, ना माया को पता है, क्योंकि माया बाहर दरवाजे तक गई नहीं है, तो उसको कुछ कारण भी नहीं पता है कि असली चीज क्या हुआ है। नवल नारायण यही पाठ पढ़ाते हैं, हमारे पिताजी हमको ये देखो बच्चे के साथ निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कमाऊ सदस्य यहाँ पे खाली बिलुआ है। तो माया भी रो पड़ती है, आपकी माए भी बिल्लू के पक्ष में रहती है दिन भर, क्योंकि वो कमा के लाता है, आप कमा के नहीं लाते हैं, हमारे साथ कितना भेदभाव होता है आपको पते नहीं है। और उधर दत्त बाबू डंडा लेके हड़काए हुए हैं, चलो निकलो घर से बाहर। तो इसी में अपने तीनों बाल बच्चा को लेके नवल नारायण गदाईपुर छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं उस दिन, और नवल नारायण गदाईपुर छोड़ देते हैं, और जा करके जो पोस्ट मास्टर साहब थे अरवल में 2 दिन तक वहां पे अपने परिवार को रखते हैं। समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, अचानक से बिजली गिर गई है ना नवल नारायण पर। तो संजय भैया पूछते हैं कि माया को सच्ची बात नहीं बताया नवल नारायण ना, मतलब गजब बात करते हैं संजय भैया। नवल नारायण सच्चे कब रहे हैं? नवल नारायण से आप जितनी बार जिस चीज के बारे में पूछेगा उतनी बार उतने तरह के स्टेटमेंट देंगे। नवल नारायण तो एक नंबर का झूठा और मक्कार किस्म का आदमी है ना, और अपनी कमी कभी बताएगा? तो नवल नारायण ने ये कभी नहीं बताया कि वो हुआ क्या है दूरा पर। उन्होंने इस कारण को कारण बता दिया कि हम और भगवंत लड़ रहे थे, उसमें बाबूजी ने भगवंतवा का साथ दे दिया और हमको घर से निकाल दिए। ये नहीं बताया कि ये मित्तल प्रसाद, बुच्ची साहब और वो महेंद्र लाल किस लिए वहां पे आए थे आज, और क्या वहां पे दरवाजे पे घटी घटना है, और क्या वो लोग जुर्माना मांग रहे हैं जिससे दत्त बाबू को बचना है। दत्त बाबू ने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है,
तभी वो लोग बोला कि तो आपके घर में रहता है तो आपसे लेना देना क्यों नहीं है? तो दत्त बाबू कहते हैं तो हम घर से निकाल देते हैं, हम गांव से बाहर कर देते हैं, हम अपना रिश्ता इनसे तोड़ लेते हैं, बाकी आपका जो लेना देना रखना है इनसे निपट लीजिए। तो जनार्दन चाचा बोल उठे, रंजन बाबू यहाँ तो दत्त बाबू सहीयत है, तो लाना तो नवले नारायण को है। मैं बोला अब ये भी आप ही की मर्जी है जनार्दन चाचा और संजय भैया कि आप किसको लानत भेजते हैं। जनार्दन चाचा बोले ये नवल नारायण ऐसा करेक्टर ही है ना कि इसको कितनों लानत भेजिएगा दिल भरेगा नहीं संजय। तो संजय भैया बोले हाँ ये सही कह रहे हैं जनार्दन जी, तो जी भर के लानत हम लोग भेज देते हैं। तो मैंने कहा आप लोग दोनों जल्दी से लानत भेजिए, हम ये एपिसोडवा को करते हैं खत्म। अब फिर 24वां एपिसोड में इसके आगे का कहानी बतावेंगे कि नवल नारायण अपनी पत्नी के साथ गदाईपुर से निकल चुके हैं, गदाईपुर में लीला उनकी खत्म हो चुकी है, गदाईपुर से दाना पानी नवल नारायण का उठ चुका है, अपने परिवार और बच्चों के समेत जब दत्त बाबू ने निकाल के फेंक दिया बाहर घर से, तड़ी पार कर दिया गदाईपुर से, तो नवल नारायण अरवल पहुंचते हैं अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के। 2 दिन के लिए अपने उस पोस्ट मास्टर साहब के घर में उस बच्चों को रख देते हैं, वहां भी सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, सहानुभूति प्राप्त करते हैं उनका कि हमारे पिताजी ने हमको घर से निकाल दिया है। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया उधर लानते भेज रहे हैं और इसी बीच में मैं चला जाता हूं बाथरूम लघु शंका करने, क्योंकि ये अध्याय समाप्त होता है। तो आपको पता है जनाब कि मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और मैं जब आगे लौट के आऊंगा, आज सोमवार का दिन है, बुधवार को आएंगे, तब हम आपके लिए ये कहानी बताएंगे। जनार्दन चाचा और संजय भैया को तो हम 10 मिनट के बाद ही लौट के कहानी सुनाए थे, लेकिन वो जो हम उनको कहानी सुनाएंगे बताएंगे वो आप तक पहुंचेगा बुधवार के एपिसोड में। तो आप करिए तब तक इंतजार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और आपको पता है कि मैं अब कह के चला जाऊंगा आपको सप्रेम नमस्कार, लेकिन आपको जो नहीं पता है वो यह है कि मैं आपको शुभ रात्रि कहते हुए विदा लेता हूं। कहानी के साथ आप जुड़े हुए हैं लगातार, ये बहुत अच्छी बात है। और जो नवल नारायण की कहानी मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे लिखाएगा, इतना बड़का इतना लंबा चौड़ा कहानी, हम इसको हम इसके आधे से ज्यादा में पहुंच चुके हैं। तो आपको ये बताते बताते ये कहानी भी जो है कह दी गई है, कह दी गई है तो लिख भी लिया जाएगा, और जब लिख लिया जाएगा तो पब्लिश भी हो जाएगा। जिनको किताब की दरकार है वो किताब के रूप में उनको मिल भी जाएगा। और दुनिया में ये कहानी नवल नारायण का चरित्र और नवल नारायण के चरित्र में ये जो लोग भी चर्चा में आ रहे हैं, हंस कंस, इन सब का असली चरित्र दुनिया के सामने आएगा। और ये सिर्फ एक ये वीडियो में कहानी नहीं रह जाएगी, किताब बनकर के ये कहानी जुगों जुगों तक इन चरित्रों को लानते भेजने का काम करेगी, ऐसे लोगों के ऊपर जो समाज में अपने आप को दिखाते कुछ और हैं, वो होते अंदर से कुछ और हैं। मिलते हैं आगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सप्रेम नमस्कार।